हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए, आज जो हमें स्टार्ट करना है, कल हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक पूरा करके आ गए थे। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। कल मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस के बीच में बेसिक डिफरेंस बताया था और आपको ये समझाया था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती है और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो कंसंट्रेशंस की पावर्स होती है उनका सम होता है। क्लियर है? क्या बताया था मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मैंने आपको ये बताया था कि जितनी भी रेट लॉ एक्सप्रेशंस होती है उन रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर कंसंट्रेशन की पावर का जो सम होता है वही मेरे पास में क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। गुड मॉर्निंग शालू जी, सॉरी फॉर लेट। मैं इसको ऑन करना भूल गया था और मैंने क्लास ले ली आधा घंटे की। उसके बाद मुझे याद आया तो मैं क्षमा चाहूंगा। अब मैं वापस से वो चीज पूरी करा देता हूं आपको, ठीक है ना? चलिए हम बढ़ते हैं आगे। कल जितना मैंने पढ़ा दिया था मैं उससे आगे बढ़ रहा हूं। जो शब्द मैंने अभी कहे उनको आपने सुन लिया होगा बहुत अच्छे से कि जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है और हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलरिटी की। तो मैंने आपको कल थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दी थी। ये मेरा कल पूरा का पूरा फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वगैरह वगैरह में यहां तक बता के आ गया था और मैंने ये बता दिया था कि आपको अगर ये बेसिक मीडियम में तो सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करती है। हाँ बेटा, आप वेट कर रहे थे, मुझसे मिस्टेक हो गई। मैं बता तो रहा हूं, मुझसे मिस्टेक ये हुई कि मैंने आपको जो एसएमएस सेंड का नोटिफिकेशन है वो भेजा नहीं और मैंने क्लास चालू कर दी, तो आपको वो नोटिफिकेशन मिला ही नहीं और क्लास चलती रही। मुझे तो अभी याद आया, तब मैंने 2 बार आपको फिर वापस मैसेज भेजा। ठीक है ना? ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, क्लास आधे घंटे की हो गई, मैं वापस पढ़ा रहा हूँ सारी चीज। क्लियर? देखिए, यहां तक कल मैं आप लोगों को करा चुका था। आज हमारा न्यूमेरिकल्स का डे है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चीजों को समझ लें। सबसे पहले हमारी कल रह गई थी मॉलिक्यूलरिटी, तो नाउ वी विल डिस्कस ऑन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या है, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। लुक बेटा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? किसी भी रिएक्शन में जो स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही है, क्लियर है? किसी भी रिएक्शंस के अंदर जो स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही है और पार्टिसिपेट करने के दौरान सारी बात समझ, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स होगी और उनसे 101% प्रोडक्ट मिलेगा। बस शर्त है कि मॉलिक्यूलर कोलिजन इफेक्टिव होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में और इफेक्टिव है तो ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और ये हम सारा जाकर के लास्ट में टक्कर सिद्धांत कोलिजन थ्योरी में पूरा पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपके दी गई है टक्कर थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। चैप्टर बड़ा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड है। फिजिकल के ये चैप्टर बड़े इंटरेस्टेड है, इसलिए आप इनको देखिए, ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूं कि द नंबर ऑफ स्पीशीज मॉलिक्यूल एटम आयंस टेक पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल हुए, एटम हुए, वगैरह वगैरह पार्ट हुए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच कोलाइड साइमल्टेनियसली, जो टकराते हैं साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट। और क्या बना लेते हैं बेटा? प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ रही? इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है? तो मैंने फिर कहा किसी भी रिएक्शन के अंदर जो स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही है, क्लियर है ना? अब वो स्पीशीज मॉलिक्यूल हो सकती है, एटम हो सकती है, आयन हो सकती है। क्लियर है ना बेटा? किस में बेटा? एक एलिमेंट्री रिएक्शन में, ठीक है ना? विच कोलाइड साइमल्टेनियसली, कोलाइड्स मतलब टकरा रही है साइमल्टेनियसली। क्लियर? और क्या बना रही है बेटा? प्रोडक्ट बना रही है, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब सुनो, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है और साथ साथ जीरो नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गई तो प्रोडक्ट मिलेगा नहीं और जीरो हो गई तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी। तो मॉलिक्यूलरिटी ना तो कभी जीरो हो सकती है और ना कभी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी।
अब मैं आपसे बात करूं पहला कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट दे रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन है क्या कहलाती है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस कहलाती है। इसी टाइप को अपन डीकंपोजिशन कहते हैं। लुक, मैंने यहां पर अमोनियम नाइट्रेट का डीकंपोजिशन लिया, तो जैसे ही इसको हीट किया होगा तो हीट करने पर N2 बाहर और 2H2 बाहर हुआ होगा। क्लियर है बेटा? अगर मैं बात करूं तो ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर मैं बात करता हूं इसकी रेट की, तो रेट K इजिकल टू NH4 और ये लीजिए NO2 की पावर 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को भी फॉलो कर रही है और इसकी यूनिट मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 1 हो गई, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। शालू जी समझ आ रही है ना मेरी बात बेटा? आइए, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। बाइमोलिकुलर ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन एलिमेंट्री है, सिंगल स्टेप में खत्म हो रही है, क्या कहलाएगी बेटा? ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन। अगर इस बाइमोलिकुलर रिएक्शन की मैं बात करता हूं यहां पर और आपसे डिस्कशन करता हूं, तो बड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं HI के, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई बेटा? 2 हो गई। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, साथ में बेस ये रहा, इसका भी एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर है ना? वो मैंने एरो पे लिख दिया, ये पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एट द टाइम इन दोनों की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? ये लीजिए मॉलिक्यूलरिटी, इनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, क्योंकि दो दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मैं अब इसकी रेट लिखता हूं, तो रेट विल इक्वल टू के, ये लीजिए HI और की पावर 2। तो ये सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, क्योंकि पावर कितनी आ गई? 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 2। बड़ा ध्यान से देखो, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और मैं कल सिखा के आया था कि जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वो जनरली रेट लॉ में एक्सप्रेस की जाती है। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? 2। इसी तरीके से अगर इसके बारे में मैं लिखता हूं, तो रेट इज इक्वल टू के CH3COO C2H5 डन। और यहां पर मैं बात करता हूं OH माइनस, तो देखिए इसकी भी पावर 1 और इसकी भी पावर 1, दोनों के दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये इनका जनरल रेट लॉ है। और रेट लॉ के अंदर बेटा कंसंट्रेशन की पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो एट द टाइम इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगी? बात समझ आ रही है बेटा? आइए, अगर इतने चीज समझ आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूं और आगे आपसे फिर डिस्कस करता हूं ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, क्या कहलाएगी? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहलाएगी। आ रही है बेटा बात समझ में? तो ऐसी रिएक्शन ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहलाती हैं। देखिए, अभी ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में मैं क्या कह रहा हूं। फर्स्ट ऑल आप देखिए कि अगर मैंने ये लीजिए FeCl3 और SnCl2 की रिएक्शन कराई, तो एट द टाइम यहाँ ऑक्सीडेशन +3 है, यहाँ ऑक्सीडेशन +2 है, यहाँ आते ये +2 बन गया और ये +4 बन गया, तो ये वास्तव में एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। लेकिन अगर आप देखो तो दो मॉलिक्यूल तो FeCl3 के और एक SnCl2 का रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एट द टाइम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? 3 हो गई। इसी तरीके से 2NO2 और O2, दो मॉलिक्यूल NO2 के सिंगल मॉलिक्यूल O2 का रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2 हो गई, 3 हो गई, सॉरी। इसी तरीके से 2 और एक ये मॉलिक्यूल भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सारे एग्जांपल किसके हो गए? ये ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के एग्जांपल्स हो गए। मेरी बात समझ में आ रही? ये ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के एग्जांपल हो गए। अगर मैं इसको A से ट्रीट करूं और इसको B से ट्रीट करूं, इन सभी को मैं A से ट्रीट करूं और इन सभी को मैं B से ट्रीट करूं, तो ओवरऑल अगर मैं रेट लिखता हूं तो A, क्लियर है? K, और देखिए A की पावर 2 और ये लीजिए B की पावर 1। अगर ये सबके सब एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो जनरल रेट लॉ सभी के लिए कॉमन क्या कुछ ऐसा बनेगा। और आप देखिए कंसंट्रेशन की पावर का सम
कितना आ रहा है 3। दैट मीन्स इन सबके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 3 होगा, यह मानते हुए कि ईच एंड एवरी रिएक्शन इज एलिमेंट्री। बात समझ में आ गई? ईच एंड एवरी रिएक्शन इज एलिमेंट्री। अगर ईच एंड एवरी रिएक्शन एलिमेंट्री है तो बेटा इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 3 होगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? चलिए, अब मैंने कहा कि हाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल। हाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब 3 से ज्यादा अगर कोई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। कल मैंने एग्जांपल दिया था, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। क्लियर है? मैंने कल आपको दिल्ली वगैरह के एग्जांपल देकर के समझाए थे कि आप जा रहे हैं और रास्ते अगर 3 हैं। क्लियर है बेटा? गुड मॉर्निंग भारती जी। तो रास्ते अगर 3 है, अगर आप टकरा गए तो आप गेटिंग कंफ्यूज। तो उसी तरीके से एक कंटेनर के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल पड़ा हो तो गेटिंग कंफ्यूज कंप्लीटली। ठीक है ना? तो 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी कभी भी नहीं होगी। मैं उस एग्जांपल को वापस लेकर के आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं विद डायग्रामेटिकली। तो देखिए, मैंने कहा था हाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन of more than 3 species not possible। क्योंकि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड आउट करने के लिए एलिमेंट्री स्टेप के अंदर बेटा साइमल्टेनियस कोलिजन का होना बहुत जरूरी है। और बेटा अगर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें साइमल्टेनियस कोलिजन कभी भी नहीं होती है। प्रॉपर ओरिएंटेशन में रिएक्शंस कभी भी नहीं होती है, इसलिए वो मल्टीपल स्टेप में चली जाती है और ऐसी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती है। आइए आगे मैं बात समझता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, मैंने क्या कहा, रिएक्शन आ रही बात समझ, हैविंग मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 10 आर वेरी रेयर। 3 से ज्यादा अगर किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी तो वो रिएक्शन रेयर होगी, वो आपस में कभी भी रिएक्शन नहीं हो सकती है। क्लियर है क्या? अभी मैंने आपको रेट लॉ और मॉलिक्यूलरिटी में एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत की है। अब आप समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास में 2 ही मॉलिक्यूल है, ए और बी। ये देखिए, अगर ये आपस में टकरा रहे हैं तो ये एग्जांपल बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का हो गया। बीएम मतलब बाई मॉलिक्यूलर। अब इन दोनों के बीच में जो कॉलिजन होगी, जो टक्कर होगी, वो मैक्सिमम होगी। आमने सामने आकर के भिड़ रहे हैं और यहां पर टक्कर क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी और साइमल्टेनियस कॉलिजन बढ़ेगी। तो मैं आराम से यहां पता लगा सकता हूं कि यहां मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। इसी तरीके से मुझे 2 रास्ते नजर आ रहे हैं। अब मुझे 2 रास्तों में से इधर जाना है, ये इधर जाना है, मैं डिसाइड कर सकता हूं। बशर्ते है कि बोर्ड लगा हुआ हो कि भाई ये दिल्ली जा रहा है और ये अजमेर जा रहा है। अगर आप जयपुर में इस जगह खड़े हैं, क्लियर है ना, आपको जाना किधर है, तो आप प्रॉपर मानस बना सकते हैं। तो ये इससे भी कोलाइड कर सकता है और इससे भी कोलाइड कर सकता है, लेकिन एट द टाइम आप कंफ्यूज है। आप तो घूमने निकले हैं घर से, मानस है आपका कि आपको जाना किधर है। क्लियर है ना? एक मन कहता है यार अजमेर घूमे आते हैं और एक मन कहता है दिल्ली घूमे आते हैं। वही सिचुएशन इस सी की है। क्लियर है क्या बेटा? वही सिचुएशन है सी की है। तो बेटा इफेक्टिव कोलिजन जो होंगी वो कम होंगी क्योंकि ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस हो गई। क्लियर है ना? लेकिन जैसे हम टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन में आते हैं तो अब ये मॉलिक्यूल बी से भी टकरा सकता है, ये सी वाला ए से भी टकरा सकता है, इवन डी से भी टकरा सकता है। क्लियर? तो स्पेसिफिक मैं ये कहूं कि साइमल्टेनियस कोलिजन जिसको मैं कह रहा हूं वो तो प्रॉपर हुई नहीं, या मैं कहूं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में तो ये कोलिजन हुई नहीं। जब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में टक्कर ही नहीं हो रही तो ऐसी रिएक्शन बहुत ज्यादा रेयर रिएक्शंस हो जाती है और ये फिर कई स्टेप में रिएक्शंस होती हैं। ऐसी रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल बन जाती है। तो मैंने क्या कहा, ये टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी मेरे को निकालना बड़ा ही टिपिकल होगा। बात समझ में आ गई? आइए अब मैं बात आपसे ये कह रहा हूं, बड़ा ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। मैं यहां से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको और कराऊंगा जो आजकल एक ट्रेंड बन चुका है क्वेश्चन आने का। मैंने कहा कि सिंस सिंपल रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, जितनी भी सिंपल रिएक्शन होती है वो एक स्टेप में कंप्लीट होती है और मैं कल बता के आ चुका था आपको ये एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है। और किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का, क्लियर है ना, आरडीएस डिसाइड कौन करता है, हम करेंगे भी, बता रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंटली पहुंच रहे हैं, है ना। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर
किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर। आ रही है बात समझ में? सिंगल स्टेप जो है और जो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही उसका रेट लॉ बन जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा कि सिंस सिंपल रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, अगर कोई सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, शो दैट विल बी आरडीएस। बात समझ में आ गई? सिंस सिंपल रिएक्शन इज कंप्लीट इन ए सिंगल स्टेप, सो दैट विल बी आरडीएस। अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है और वो सिंपल रिएक्शन है तो वही उसका आरडीएस है। क्लियर ना? सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू द मॉलिक्युलरिटी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया H2 और I2 का, क्लियर है? और H2 और I2 दोनों के बीच में इफेक्टिव कोलिजन्स हो रही, ये बाइमोलिकुलर कोलिजन का एग्जांपल। सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और दोनों के बीच में आप देख सकते हैं, क्लियर है? तो एट द टाइम इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 हो गई और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 हो गया। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन थी, तो मैं इसका रेट लॉ R इज इक्वल टू के H2 प्लस I2 लिख सकता हूं क्या? तो जैसे ही मैंने इस एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ लिखा तो मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पता पड़ गई और यही इसका आरडीएस स्टेप भी होगा। तो सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन का, आ रही है बात समझ में? जो स्टेप होता है वही बेटा क्या कहलाता है? रेट लॉ। उसी से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं और वही हमारे पास में आरडीएस कहलाता है। क्लियर? बशर्त है कि वो होना क्या चाहिए? सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए। क्लियर? आगे मैं बात करता हूं और मैं ही आपसे कहता हूं कि मान लीजिए कि मेरे पास में कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। बोला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है ऐसा? तो मैंने ये कहा कि कोई एक रिएक्शन अगर कई स्टेप में कंप्लीट हो रही है, एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ईच एंड एवरी स्टेप इज एलिमेंट्री। ये आपको पता होना चाहिए कि ईच एंड एवरी स्टेप इज एलिमेंट्री, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो कई पदों में संपूर्ण हो लेकिन उसका प्रत्येक पद एक सिंगल स्टेप रिएक्शन को बता रहा हो, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन को बता रहा हो, ऐसी सारी की सारी रिएक्शंस क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मैंने क्या कहा? देखिए रिएक्शन, मैं क्या कह रहा हूं? रिएक्शन विच इज कंप्लीट इन मोर देन वन एलिमेंट्री स्टेप, एक से ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप में कंप्लीट हो रही हो, इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर ना? देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब यहां से एक एक पॉइंट को समझना। हो सकता है कि मैं यहां पर ऑर्गेनिक इंट्रोड्यूस करा दूं तुम लोगों को, और ऑर्गेनिक के डायग्राम किताबों में कैसे बनते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के डायग्राम, वो भी मैं आपको सिखाता हूं। एक एक चीज को समझना। क्लियर है क्या? अब एक बात बताओ, मैं आपसे सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। क्लियर है क्या? आपको मान लीजिए कि घर से कहीं बाहर जाना है, कहीं बाहर जाना है, लंबी यात्रा पे जाना है, मान लो 500 किलोमीटर की यात्रा पे आपको जाना है। यहां से मान लीजिए कि आप हरिद्वार गए, सबसे पहले हरिद्वार ही जाएं अपन, बढ़िया जगह, हाँ है ना? तो हम कहीं रास्ते में रुके तो भाई भूख तो लगेगी, खाना तो खाएंगे, और खाना खा करके फिर हम आगे बढ़ गए। तो खाना खाया तो क्या वो एक रिएक्शन थी क्या? आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी मिल गई और आप आगे बढ़ गए। डन। तो किसी भी अभिक्रिया के अंदर बेटा एक मध्यवर्ती का बनना बहुत जरूरी है, और वो मध्यवर्ती डिसाइड करता है कि आगे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्योंकि मध्यवर्ती के पास अगर एनर्जी आ गई तो वो डिसाइड हो जाएगा कि आगे वो प्रोडक्ट क्या देगा। अगर आप भूखे पेट जाए जा रहे हो तो आप में कितनी की एनर्जी, वहां जाकर के तो आपको गिरना ही है। बात समझ में आ गई? तो किसी भी अभिक्रिया के अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है, मध्यवर्ती का निर्माण होता है, और वो मध्यवर्ती डिसाइड करता है कि अभिक्रिया का आगे उत्पाद क्या होगा। ये ऑर्गेनिक का पहला उसूल है। बात समझ में आ गया? ड्यू टू द कोर्स ऑफ एनी रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्म विच इज आरडीएस विल बी डिसाइड द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। वो आरडीएस ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और आरडीएस की स्टेबिलिटी डिसाइड की जाती है किससे? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से। और वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कौन कौन से हैं? अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बोलते हो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह वगैरह। क्लियर है क्या? ये सारे इफेक्ट उस आरडीएस को स्टेबल करते हैं। तो आरडीएस है क्या? डन। अरे भाई जो मध्यवर्ती बन रहा है,
अब वो मध्यवर्ती रिएक्शन के स्टार्ट होने के बाद बनता है और रिएक्शन के खत्म होने से पहले गायब। हाँ यार, यहां से गए थे, रास्ते के अंदर खाना खाया, हरिद्वार पहुंचते हुए फिर खाना नहीं खाओगे क्या? फिर खाना पड़ेगा, एनर्जी तो फिर चाहिए। तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद किसी मध्यवर्ती का निर्माण होता है और रिएक्शन के खत्म होने से पहले वो मध्यवर्ती गायब हो जाता है। तो क्या किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट का रोल है? यस, इंटरमीडिएट ही डिसाइड करेगा कि आरडीएस कहां बनना चाहिए। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व रिएक्शन इंटरमीडिएट, किसी भी एक जटिल अभिक्रियाओं में इंटरमीडिएट जरूर बनेगा, भले ईच एंड एवरी स्टेप एलिमेंट्री स्टेप क्यों ना हो। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट मेरे पास में क्या कहला है? अभिक्रिया मध्यवर्ती। आ रही बात समझ में? ठीक है ना? डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो आप ऑर्गेनिक में हर रिएक्शन की क्रियाविधि लिखते हैं, मैकेनिज्म लिखते हैं। वो मैकेनिज्म क्या है? वो मैकेनिज्म ये है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व रिएक्शन इंटरमीडिएट, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर एक अभिक्रिया मध्यवर्ती रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है और वही डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, और वही उस क्रियाविधि को स्टेप बाय स्टेप समझाता है। ठीक है ना? ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और वही रिएक्शन की क्रियाविधि कहलाती है। अब आपका मुद्दा आएगा, सर आरडीएस कौन? कल हम पढ़ के आए थे, किसी भी अभिक्रिया के अंदर वो पद जो सबसे धीमा हो, वो पद जो सबसे धीमा हो, वही उस अभिक्रिया का क्या कहलाता है? आरडीएस कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गई? हमेशा याद रखो, किसी भी अभिक्रिया के दौरान जिस पद में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, किसी भी अभिक्रिया के दौरान अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रही है और उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जिस पद में सबसे ज्यादा टाइम खर्च हो, आ रही है बात समझ? उसी स्टेप को अपन आरडीएस कह देते हैं। भारती जी क्लियर है? फिर मैं मेरे शब्दों को रिपीट कर रहा हूं, अपने कर्ण पटल पर बड़े अच्छे से डालना और अपने मस्तिष्क में उनको भेजना, ताकि वो बिल्कुल अच्छे से आपके माइंड को पेनिट्रेट कर जाएं और हमेशा के लिए स्थिर अवस्था में रहें। क्लियर है? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेप होते हैं, ईच एंड एवरी स्टेप एलिमेंट्री, और एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है। अब हम कैसे पता लगाएं कि भाई ये आरडीएस है? तो रिएक्शन के अंदर देखो, जिस पद में सबसे ज्यादा टाइम खर्च हो रहा हो, मान लो कि मैंने रिएक्शन लिख दी, एक में लिख दी, आ गई बात समझ में? 10 मिनट एक में लिख दी, 15 मिनट एक में लिख दी, 25 मिनट। तो मैं क्या कह रहा हूं? जिस स्टेप में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि हम तो पढ़ के आए थे कि साहब जो रेट होती है वो dx अपॉन dt होती है। तो बेटा अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो रेट कम होगी ना, और रेट कम, हम तो स्लो स्टेप ढूंढ रहे हैं ना भाई, कि स्लो स्टेप कौन सा है। तो स्लो स्टेप अपन पकड़ेंगे कैसे? अपन पकड़ेंगे भाई टाइम किस में ज्यादा लग रहा है। तो जिस स्टेप में टाइम ज्यादा लग रहा होगा वही हमारे लिए स्लो स्टेप हो गया। भारती जी मेरी बात समझ में आ गई? आपने पूछा था हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये स्लो स्टेप है। बेटा या तो वो हमें लिख के देगा कि ये स्लो स्टेप है, तो वो आपको आराम से दिखेगा ये आरडीएस। मान लो वो लिख के ही ना दे, तो वो अपने को ये तो बताएगा ना भाई ये अभिक्रिया 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है, ये 25 मिनट में कंप्लीट हो रही है, ये 30 मिनट में कंप्लीट हो रही है। तो हमारे पास एक तरीका है, जिस रिएक्शन में टाइम ज्यादा लग रहा है 101% उसकी रेट स्लो होगी, और जो स्टेप स्लो होता है वही क्या होता है बेटा? आरडीएस। डन? क्लियर? तो अब देखिए, डिफरेंट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैव डिफरेंट स्टेप। एक रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स है और वो कई पदों में कंप्लीट हो रही है, तो बेटा हर पद के लिए उसकी रेट अलग अलग होगी, एक जैसी रेट कभी भी नहीं हो सकती। और अपने को वहीं से ही पता लगा लेना है कि जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, वो आरडीएस है, और वो आरडीएस ही डिसाइड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज वेल एज मॉलिक्यूलरिटी
अगर अभिक्रिया में 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी है तो हम पता कैसे करें कि भाई अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? आपने कहा कि 3 से ज्यादा, तो हम पता ही नहीं लगा सकते मॉलिक्यूलरिटी, तो फिर तरीका क्या है कि हम ये पता लगाएं कि मॉलिक्यूलरिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे बढ़िया तरीका बेटा आप लोगों के लिए यही है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर आप उस स्टेप को ढूंढिए जो स्लोएस्ट स्टेप है, वो स्लोएस्ट स्टेप ही डिसाइड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज वेल एज मॉलिक्यूलरिटी। डन? आ रही बात? और इंटरमीडिएट अगर अभिक्रिया में बनता है तो वो इंटरमीडिएट हमेशा रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद बनता है और रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले गायब हो जाता है। इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कभी भी इंटरमीडिएट का कोई रोल नहीं होता। आ रही बात? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंटरमीडिएट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। कार्बोकेटाइन ही डिसाइड करता है कि आगे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होकर के प्रोडक्ट क्या मिलेगा। कार्ब एनायन ही डिसाइड करता है। ये इंटरमीडिएट ही तो है सब, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन। आ रही है बात समझ में? जो किसी अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, कार्बीन, नाइट्रीन वगैरह वगैरह, बेंजाइन वगैरह वगैरह, इन्हीं के ऊपर तो किसी इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है या फ्री रेडिकल का अटैक होता है, तब जाकर के आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो ये सारे क्या हो गए? मध्यवर्ती स्टेप हो गए। डन? मेरी बात समझ में आई? तो मैंने क्या कहा कि डिफरेंट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैव डिफरेंट रेट। स्लो स्टेप इज नोन एज आरडीएस। और स्लो स्टेप के लिए मैंने आपको क्या बताया? जिस स्टेप में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। मैं यहां हिंदी में लिख दूं क्या बेटा? मैंने कहा कि जिस स्टेप में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, आ रही बात समझ में? जिस स्टेप में सबसे ज्यादा टाइम लगता है उसी स्टेप को, उसी स्टेप को अपन आरडीएस कहते हैं। याद रहेगा? डन? चलिए, फिर मैंने क्या कहा? फिर मैं ये कह रहा हूं कि भाई रिएक्शन इंटरमीडिएट, और रिएक्शन इंटरमीडिएट को अब मैं आर आई से दिखाऊंगा। आर हाईली अनस्टेबल, ये तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है और किसी ना किसी तरीके से ये अपने आप को स्टेबल करेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आरडीएस ही तो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि वो अनस्टेबल है और वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो इंतजार करता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आए, कोई इलेक्ट्रोफाइल आए और मुझसे मिले और मैं स्टेबल प्रोडक्ट की ओर पहुंच जाऊं। डन? तो देखो मैंने क्या कहा, इंटरमीडिएट्स आर हाईली अनस्टेबल, दे फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन स्टार्टेड एंड डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म हो जाता है, बिफोर द गेट्स कंप्लीटेड, कि रिएक्शन खत्म होने से पहले पहले वो खुद खत्म हो जाएगा, अपने आप को अंत ले जाएगा। सो दे कैन नॉट अपेयर रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसलिए इंटरमीडिएट को कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जगह नहीं मिलती है और ना ही हम लिखते हैं। बोलो यहां तक भारती जी मेरी बात अच्छी तरीके से क्लियर हुई क्या? और ध्यान रखना ये स्लाइड जो ये चल रही है, ये स्लाइड कल वाले लेक्चर में ही आपको मिलेगी। लेक्चर नंबर 4 में ये स्लाइड मिलेंगी सारी, तो आप अगर ढूंढे ना चाहोगे तो लेक्चर नंबर 4 में, और ये आज सारी डल जाएंगी। ठीक है ना? अब एक एक चीज अपडेट करके मैं रखूंगा ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना आए। ये लीजिए, क्लियर है बेटा? ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए रख दी है, ये लीजिए। डन? एक बार मैं इनको क्लियर कर दूं ताकि आपको एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से विजिबल हो, क्लियर है, और आपकी प्रॉपर वे में नोट्स तैयार हो सके। आइए अब हम इन चीजों को समझते हैं कि साहब अगर मान लो कोई रिएक्शन मुझे दी गई होती तो वो रिएक्शन क्या थी, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्लियर है?
आओ सबसे पहले मैं तुम्हें वो रिएक्शन बिल्कुल समझाता हूं। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे बन रहा है, इस रिएक्शन इंटरमीडिएट का क्या है, डाल देंगे बेटा, निश्चिंत रहो। डेली की डेली हम डाल नहीं सकते, 7-7 दिन में अब मैं डालूंगा। अरे ये बात समझ में क्लियर है ना, क्योंकि ये अरेंज करता है पहले, फिर कंप्रेस करता है, फिर कंप्रेस करके तुम लोगों के पास ये पीडीएफ आती है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखिए यहां तक का काम बिल्कुल कंप्लीट। अब जो मैंने तुम्हें थ्योरेटिकल बात समझाई है उसी को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज समझ में आएगी। अब देखो मैं इसको पहले अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। मैं एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूं वो पहले इस चीज को समझो। मैं ये कह रहा हूं, मान लो कोई रिएक्शन है, ये लो, थोड़ा सा ऑर्गेनिक को भी समझने की कोशिश करना साथ साथ। मान लो कि कोई रिएक्शन हो रही है और मेरे पास में रिएक्शन ए और इससे मुझे बी मिल रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, तो 101% अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो ये मल्टीपल स्टेप में होगी, और अगर मल्टीपल स्टेप में अगर ये रिएक्शन हो रही होगी तो ईच एंड एवरी स्टेप इज एलिमेंट्री। अब मुझे तो उस स्टेप को ढूंढना है जो सबसे स्लो स्टेप होगा, और वही मेरे पास में आरडीएस होगा। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि भैया आरडीएस क्या होगा, तो रिएक्शन के दौरान मुझे वो इंटरमीडिएट बना करके दिखाएगा और ये कहेगा कि ये इंटरमीडिएट बनने में इतना टाइम खर्च होता है या ये इंटरमीडिएट बनने में इतना टाइम खर्च होता है। तो आपको उस स्टेप को तलाशना है जो सबसे स्लो स्टेप होगा। क्लियर है बेटा? आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं कि इस अभिक्रिया का मैकेनिज्म मुझे कुछ इस तरीके से अगले ने लिख करके दिया है। क्लियर है? आ रही है बात समझ? मैं आपको कह रहा हूं कि सबसे पहले ए कन्वर्ट होगा सी में। किस में कन्वर्ट हुआ? सी में। अब क्या हुआ कि सी कन्वर्ट हुआ डी में। सी कन्वर्ट हुआ बेटा किस में? डी में। और ये लीजिए डी कन्वर्ट हुआ किस में? बी में। मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास में अभिक्रिया का ये मैकेनिज्म है, और मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास में स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है, और ये स्टेप थर्ड है। बोलो मुद्दा क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर? ये स्टेप क्या है बेटा? थर्ड है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे पास में जो पहला स्टेप है ये स्टेप स्लो है, ये स्टेप मेरे पास में फास्ट है, और ये स्टेप भी मेरे पास में फास्ट है। हाँ या ना? तो नो डाउट अब मुझे दिख रहा है कि भाई जो स्टेप स्लो है यही तो मेरे पास में आरडीएस होगा। क्लियर है? और इसी में ही तो सबसे ज्यादा समय लगेगा। अब आप मुझसे पूछोगे सर हम कैसे पहचाने कि इंटरमीडिएट कौन है, तो हमेशा इस रिएक्शन को देखो। जो तुम्हें मेन रिएक्शन दी जाती है ना उसमें देखो कौन सी चीज नहीं है, जो नहीं है वही इंटरमीडिएट है। अब देखो मेन रिएक्शन में क्या कहीं तुम्हें सी और डी नजर आ रहा है? नहीं। तो सी और डी क्या है? अभिक्रिया मध्यवर्ती है। मेरी बात समझ में आई बेटा? ये क्या है? अभिक्रिया मध्यवर्ती है। और अभिक्रिया मध्यवर्ती अगर तुम देखो तो देखो बेटा डी से डी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, अभी भी तो आपको ए से बी मेन अभिक्रिया ही तो मिल रही है और कई पदों में कंप्लीट हो रही है। हाँ या ना? यह अभिक्रिया कई पदों में कंप्लीट हुई। ठीक है, और आपको हर एक स्टेप मिल गया। तो अब ये जो स्लो स्टेप है ना इसी का ही अपन रेट लॉ बनाते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड हो चुका है। तो रेट जो मेरे पास में होगी इजिकल टू के, ये लीजिए ए की पावर 1 आएगी। क्या बात समझ है? और रेट लॉ में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आता है, हमने लिखा नहीं। तो रेट क्या है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की पावर मुझे 1 आ रही है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? फर्स्ट। तो ये किसको फॉलो कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को। ये लीजिए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल
काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स किसको फॉलो कर रही है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को ये फॉलो कर रही है। बात समझ में? अब मैं आपसे कहूं साहब इसकी मॉलिक्यूलरिटी, अरे भाई एक मुझे दिख रहा है ये रहा एक, तो मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी हो गई अब इसकी? एक। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी तो बेटा स्लो स्टेप डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी अगर 3 से ज्यादा किसी में मॉलिक्यूलरिटी आ रही है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि मॉलिक्यूलरिटी टीबी कितनी होगी? 1। बोलो मेरा पहली चीज क्लियर है क्या? अब एक चीज को समझो, इसी चीज को मैं तुम्हें अगर इस तरीके से समझाऊं, बेटा अब इस पूरी चीज को समझना, बहुत तरीके से समझना। क्लियर है? अब बड़ा ध्यान से देखो, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था और ये स्टेप 3 था। एक इंटरमीडिएट मेरे पास में यहां बना, दूसरा इंटरमीडिएट ये रहा, ये यहां से फिर ये बना रहा, तो ये रहा और फिर मेरे पास में ये रहा। बड़ा ध्यान से अब तुम एक एक चीज को समझना कि अगर मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम प्लॉट करूं, और तुम जानते हो अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। क्लियर है बेटा? तो अगर मैं इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा कि भाई ये स्टेप कैसे हो रहा होगा। ये स्टेप स्लो है तो स्लो ही आरडीएस होता है, और आरडीएस स्टेप ही तो ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, संक्रमण अवस्था। अब संक्रमण अवस्था क्या होगी और ये किस तरीके से ग्राफ प्लॉट होंगे, आ गई बात समझ में? और मैं इनको कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये 2-4 चीजें मैं आपको और बारीकी से थोड़ी सी सिखा देता हूं। कभी क्वेश्चन आ जाए तो पकड़ में आना चाहिए। लुक और समझो मैं क्या कह रहा हूं, बड़ा ध्यान से देखना बेटा। आ रही बात समझ में? ये लीजिए, मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। ये लीजिए, मैंने यहां पर लिया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसको क्या कहते हैं? एनर्जी प्रोफाइल। ईपी लिखा है मतलब एनर्जी प्रोफाइल। ये सिस्टम की मुझे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता रहा है, और मैं यहां पर लिख रहा हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट अब एक एक ग्राफ को समझ, डायग्राम। इसको क्या कहते हैं? एनर्जी प्रोफाइल। ईपी लिखा है मतलब एनर्जी प्रोफाइल। ये सिस्टम की मुझे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता रहा है, और मैं यहां पर लिख रहा हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट अब एक एक ग्राफ को समझना कि मेरे यहां पर ये जो चीज मिल रही है वो है ए, रिएक्शन ए से स्टार्ट हुई थी, और यहां पर मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है बी। थोड़ा सा ध्यान से अब इस ग्राफ को आप लोग समझना, मैंने क्या कहा। ठीक है बेटा? अब मेरी चीज को एक एक को समझना। मैंने ये कहा कि यहां से ये स्टार्ट हुआ, ये यहां आया। क्लियर है बेटा? ये स्टार्ट हुआ, कुछ पोटेंशियल एनर्जी मिली, यहां आया, फिर यहां से ये स्टार्ट हुआ और यहां आया, फिर ये लीजिए ये स्टेप आया। क्लियर है क्या? फिर ये यहां से आगे बढ़ा और ये यहां आया, और लास्ट में मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया। अब गंभीरता से एक एक चीज को समझना। रिएक्शन तो मेरी ए और बी के बीच में ही हो रही थी ना, ये रही रिएक्शन तो ए और बी के बीच में।
अब ये स्टेप फर्स्ट था, ये स्टेप सेकंड था और ये स्टेप थर्ड था। बड़ी गहराई से समझना। आइए मैं अब आपसे पहले चरण में ये डिस्कस कर लेता हूं। लुक, थोड़ा सा अच्छे से समझना। ये लीजिए कि मैं ये दो लाइनें खींच रहा हूं। सबसे पहले क्लियर है क्या? ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो गया। क्लियर है क्या बेटा? अब बड़ा ध्यान से आप लोग समझना, मैंने क्या कहा। अरे भाई, मैंने ये कहा है कि ये अगर अब लूं तो पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। डन बेटा? अब मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं। रे भाई, इसको भी देखो, इसको भी देखो। डन? तो ये इस ग्राफ के शिखर हैं और ये इस ग्राफ के डीप पॉइंट है। बात समझ आ रही है? अब देखो, मैं ये कह रहा हूं कि इसको यहां से और यहां तक, फिर इसको यहां से और यहां तक, और फिर इसको यहां से यहां तक मैं डिस्कशन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास में एक्टिवेशन एनर्जी 1 है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास में ये एक्टिवेशन एनर्जी 2 है और ये कह रहा हूं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी 3 है। सक्रिय ऊर्जा। क्लियर है? एक एक चीज को समझना। अब मैंने ये कहा कि ये मेरे पास में ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनी, ये मेरे पास में ट्रांजिशन स्टेट सेकंड बनी, संक्रमण अवस्था प्रथम, संक्रमण अवस्था द्वितीय, और ये लो, ये ट्रांजिशन स्टेट मेरे पास में थर्ड आई। डन बेटा? क्या आई? ट्रांजिशन स्टेट थर्ड। अब बड़ा ध्यान से देखिए, ये मेरे पास में बना आर आई फर्स्ट और ये बना मेरे पास में आर आई सेकेंड। बोलो ये आर आई क्या है? अरे भाई, रिएक्शन इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती। तो क्या इस अभिक्रिया में पहला मध्यवर्ती आपको सी नजर आ रहा है और दूसरा मध्यवर्ती डी नजर आ रहा है क्या? तो देखो बेटा, ये बन गया पहला मध्यवर्ती सी, ये बना दूसरा मध्यवर्ती डी। एक एक चीज नजर आई। तो जितने स्टेप की बेटा रिएक्शन होती है उतनी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और जितनी ट्रांजिशन स्टेट बनती है उनमें से एक कम मध्यवर्ती बनेगा। SN1 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, एक ही मध्यवर्ती बनता है, तो दो ट्रांजिशन स्टेट आती है। डायग्राम समझ में आ रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन के? हाँ या ना? क्लियर है? अब इसको देखो, ये 3 स्टेप की रिएक्शन, तो देखो बेटा इसके 3 ट्रांजिशन स्टेट, और जितनी ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें से एक कम मध्यवर्ती का निर्माण होता है। देखिए 2 मध्यवर्ती, तो 2 इसके डीप पॉइंट आएंगे और 2 ही मध्यवर्ती होंगे। क्लियर है क्या बेटा? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? अब देखो, एक ही मॉलिक्यूल में कुछ कोलिजन हुई होगी और वो अपने आप के रिपल्शन को दूर करने के लिए, भाई मॉलिक्यूल्स हैं, एक के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, जब वो पास पास आते हैं तो उनमें रिपल्शन भी होता है। भाई मॉलिक्यूल के पास में, खुद के पास में कुछ तो थर्मल एनर्जी होगी कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो पास पास आएंगे। हाँ या ना? अब वो जैसे ही पास पास आएंगे उनमें रिपल्शन भी होगा। इस रिपल्शन को कम करने के लिए मॉलिक्यूल, आ रही बात समझ, पोटेंशियल एनर्जी लेंगे और ये अपनी मैक्सिमम स्टेट पर पहुंच जाते हैं। इसी को अपन ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, संक्रमण अवस्था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहुंचने के बाद में ओल्ड बॉन्ड टूटना स्टार्ट होते हैं और नए बंधों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है क्या बेटा? आप आगे जाकर के पढ़ोगे, किसी भी अभिकारक के मॉलिक्यूल को दी गई अतिरिक्त ऊर्जा जिससे वह उत्पाद में बदल जाए, अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा। मैंने क्या कहा? अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा। इस चीज को ऐसे समझो, छोटी सी चीज को ऐसे समझो। मान लो कि 2 दोस्त साइकिल पर जा रहे हैं। क्लियर है क्या? एक साइकिल है और 2 दोस्त एक साइकिल पर जा रहे हैं। एक दोस्त साइकिल चला रहा है और दूसरा दोस्त पीछे बैठा है। क्लियर है बेटा? मान लो अचानक तीसरा दोस्त और मिल गया, बोले मैं भी चलूंगा। कहां जा रहे हो? बोले पिक्चर देखने जा रहे हैं। पुराने जमाने में सोचो थोड़ा सा, लोग साइकिलों पे जाते थे, आज मोटरसाइकिल हो गई तो क्या हुआ?
हाँ या ना? तो तीसरे दोस्त ने कहा कि मैं भी बैठूंगा। अब तीसरे दोस्त को मना तो किया जा नहीं सकता, तो तीसरे दोस्त को आगे वो साइकिल की डंडा रहता है ना, देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को बिठाते हैं, वैसे उसको बिठा लिया। अब जो दोस्त साइकिल चला रहा है, क्या वो दो का वजन खींच पाएगा? साहब खींच रहा है। लेकिन मान लो कि आगे हल्की सी चढ़ाई हो, थोड़ी सी, तो क्या वो साइकिल चला पाएगा? नहीं। वो क्या कहेगा पीछे वाले को, यार तू उतर, थोड़ा सा धक्का दे, तो मैं इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाऊं जहां मेरी एनर्जी ज्यादा लग रही है। तो वो तीसरा दोस्त उतरेगा और हल्की सी उसको धक्का दे देगा। एक तो बैठा हुआ है आगे वाला को, और पीछे वाला उसको हल्का सा धक्का दे रहा है, तो क्या उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर गया क्या? जो रुकावट आ रही थी उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर गया क्या, और आराम से चल रहा है। अब उसको प्रोडक्ट मिल रहा है, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं। तो यही तो चीज मैं समझा रहा हूं कि उत्पाद के बनने के लिए जो अभिकारक के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कुछ एनर्जी बैरियर होता है। ये ना एनर्जी बैरियर। अब इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा चाहिए क्या? वो अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा ही क्या कहलाती है? सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। और इस सक्रिय ऊर्जा को अपन एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मुद्दा क्लियर? तो सक्रिय ऊर्जा है क्या? किसी अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा है। तो ये लीजिए, ये मेरे पास में सक्रिय ऊर्जा, तो यहां पर मेरे पास में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो बड़ा ध्यान से देखिए, इससे कम ऊर्जा का एक इंटरमीडिएट बना ये फिर यहां पर गया, कुछ वापस इसने सक्रिय ऊर्जा ली और ये यहां पहुंच गया, फिर ये यहां से वापस नीचे आया। तो देखिए इसका और इसका एनर्जी लेवल अगर आप तलाशो तो बेटा इस डायग्राम में मैं कहता हूं उन सभी चीजों पर गौर करना जो तुम्हारे काम की है। क्या मैं अगर यहां की बात करूं, मैं यहां की बात करूं और मैं यहां की बात करूं, ये लो बेटा, मैं यहां से बात कर रहा हूं आपसे और यहां से बात कर रहा हूं, तो देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी, अरे भाई स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी क्या? तो देखो ये पहला इंटरमीडिएट, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये रही, और दूसरे इंटरमीडिएट की पोटेंशियल एनर्जी और भी कम हो गई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर पहला मध्यवर्ती बनता है तो वो किसी भी तरीके से दूसरे मध्यवर्ती का निर्माण करता है जो पहले वाले से ज्यादा स्थायी होता है, और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जिसकी एनर्जी उससे भी कम होती है। इसीलिए तो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो रे कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट। आ रही है बात समझ में? पुनर्विन्यास कार्बोकैटायन का। तो कार्बोकैटायन एक से ज्यादा स्टेप में आता है और अपनी एनर्जी को कम करते हुए इस तरीके से स्टेप का डेवलपमेंट करता है। इसीलिए तो पूरा रीअरेंजमेंट होता है कि लास्ट में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन आपको मिल जाए और उस पर किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो और वो आपको प्रोडक्ट दे दे। क्लियर? तो मेरे पास में पहला मध्यवर्ती, फिर देखो दूसरी ट्रांजिशन स्टेट, तो पहली वाली से दूसरी ट्रांजिशन स्टेट की वैल्यू कम है, पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो ये पहली रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, अब इस रिएक्शन इंटरमीडिएट पर वापस ट्रांजिशन स्टेट बनी और फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट थर्ड बना। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कुछ एनर्जी देगा और प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। बोलो मेरी बात क्लियर? तो क्या मैं अब आराम से आपको यह समझाऊं कि मेरे पास में ये एक्टिवेशन एनर्जी, अगर मैं ये कह दूं रे भाई इसको थोड़ा सा समझो कि ये मेरे पास में A है, ये मेरे पास में B है और ये मेरे पास में C प्लॉटिंग है, और इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है ये मेरे पास में D है। बड़ा ध्यान से समझना, मान लो कि किसी पॉइंट पर इसकी एंथैल्पी H1 थी और इसकी एंथैल्पी H2 थी, तो क्या ये बेटा इन दोनों का जो ये डिफरेंस है, क्या ये डिफरेंस क्या ये डिफरेंस डेल्टा H होगा क्या? और डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1 होगा क्या? सबसे पहली चीज तो अब देखो और समझने की कोशिश करो, ये पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा और ये पोटेंशियल एनर्जी कम, तो कम में से ज्यादा वाले को मैं घटा रहा हूं तो माइनस में आएगी क्या? और जब डेल्टा H की वैल्यू माइनस आएगी तो पता लग जाता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है भाई,
रिएक्शन बन रही है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो वास्तव में ये रिएक्शन कैसी है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहां से थर्मो भी हमें समझ में आती है। अब तीसरा पॉइंट कि भाई ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये और ये एक्टिवेशन एनर्जी, तो मैं कहूं कि EA1 इज ग्रेटर देन EA2 इज ग्रेटर देन EA3, ये एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ मिला। और तुम जानते हो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होती है, अरे भाई कोई अभिक्रिया, आ रही है बात समझ में, क्लियर है क्या? 1 घंटे में पूरी हो, किसी भी तरीके से मैं उसको 15 मिनट में पूरी करा दूं और उत्पाद ले लूं, तो मेरे लिए पूरी 45 मिनट की बचत हो गई ना। टाइम की भी बचत हुई, लेबर की भी बचत हुई और बहुत सारी चीजों की बचत हुई। तो मैं उसको जल्दी कैसे करूंगा? उसकी सकर्ण ऊर्जा को कम करके। तो सकर्ण ऊर्जा जितनी कम होगी, अभिक्रिया की दर भी उतनी ही ज्यादा होगी। यस या नो? क्या मैं कह सकता हूं? तो हमेशा और हमेशा इस बात को याद रखना। क्या? अरे भाई मैं कह रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये लीजिए, मैं पहले पेन चेंज करता हूं और मैं ये कहता हूं कि लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, रिएक्शन की रेट उतनी ही फास्ट होगी। लो बेटा, एक एक चीज यहां तक, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये पूरा पोर्शन तुम लोगों को समझ में आया क्या? अगर ये पोर्शन पूरा समझ में आया है तो फिर इसको समझने में आपको आनंद भी आएगा। क्लियर? कि किस तरीके से ऑर्गेनिक रिएक्शन में अभिक्रियाएं होती है और किस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ तैयार करते हैं, किस तरीके से देखते हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, और हमें ये पता लगता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट कैसी होगी, अभिक्रिया कितने पदों में संपूर्ण होगी, किसी अभिक्रिया के अंदर कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कितने इंटरमीडिएट बनेंगे। तो अभिक्रिया जितने भी स्टेप में कंप्लीट होती है उतनी ट्रांजिशन स्टेट, और उनमें से एक कम अगर कर दिया जाए तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट वेल इक्वल टू ट्रांजिशन स्टेट -1। बोलो यहां तक की कहानी समझ में आई क्या? भारती जी और शालू जी, पॉइंट बेटा क्लियर है? बताओ, इस एक रिएक्शन का एग्जांपल लेकर के मैंने आपको ये सारी चीज समझाई। मेरा मुद्दा यहां तक क्लियर? मैं नहीं समझता हूं कि अब आपका कभी पेन अटकना चाहिए कि सर ये कितने स्टेप की रिएक्शन है, ये कैसे होगी, आरडीएस कैसे चेक करेंगे, तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्लियर है क्या? जो सबसे स्लो स्टेप होगा वही मेरे पास में आरडीएस होगा। क्लियर है क्या? अब वो आरडीएस जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्लियर है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है क्या बेटा? तो हम किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होती है और हर एक स्टेप से अपन मॉलिक्यूलरिटी को अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक पर्टिकुलर केस में हम ये बता सकते हैं कि जो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है वही निर्धारित करता है अभिक्रिया का वेग। आ रही है बात समझ में? रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप ही निर्धारित करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और बेटा वही निर्धारित कर देता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। आ गई बात समझ में? तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज ऑर्डर ऑफ आरडीएस। डन बेटा? यहां तक चीज बिल्कुल क्लियर? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, आरडीएस क्या होते हैं, ये सारी चीज खत्म। ठीक है ना? अब देखो, कुछ क्वेश्चन आजकल ऐसे आने लग गए। कैसे आने लग गए? आओ पहले मैं तुम्हें समझा दूं कि कुछ क्वेश्चन आजकल कैसे आने लग गए। देखो, थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी करना सीख लेना। इसके बाद तो मैथमेटिकल पोर्शन है, फटाफट फटाफट अपन निकालेंगे तो अपनी प्रैक्टिस शानदार हो गई। मैं कह रहा हूं जब ये सारी चीज हो गई तो मैं आपसे केस 1 डिस्कस कर रहा हूं। केस 1 आपको सिर्फ मैं 2 ही केस सिखाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा। सिर्फ 2 केस तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है ना? जब व्हेन, मैं क्या कह रहा हूं, व्हेन RDS is given, क्या कह रहा हूं मैं, RDS is given। अगर आपको किसी अभिक्रिया में RDS दे दिया गया,
ठीक है ना, आ रही है बात समझ, क्लियर है ना। मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा कि 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b कोई रिएक्शन हो रही है और बेटा मुझको मिल रहा होगा A2B3, क्या लिख सकता हूं क्या ऐसा, A2B3, क्लियर, डन बेटा। चलो आ रही है बात समझ में, A2B3 इस तरीके से मैं इस रिएक्शन को लिख सकता हूं। अब मैं ये कहूं कि मैं इसका मैकेनिज्म बनाऊं और इसके कई स्टेप लिख दूं। अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कैसी है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो डेफिनेटली कई पदों में संपन्न होगी। अब वो पद कौन कौन से मैं देख लेता हूं, कि मैं कहता हूं कि स्टेप नंबर फर्स्ट, अब स्टेप नंबर फर्स्ट में पहले ए बी से अभिक्रिया करता है, ये लीजिए ए बी से अभिक्रिया करेगा और मेरे पास में बना लेगा ए बी। अब देखो क्या इस रिएक्शन में कहीं तुम्हें ए बी नजर आ रहा है, हाँ या ना बेटा, नहीं साहब हमें नजर नहीं आ रहा ए बी, तो ए बी क्या बन गया, इंटरमीडिएट। बात समझ में आ गई, आइए अब ये ए बी स्टेप नंबर सेकंड के अंदर ये ए बी फर्दर रिएक्शन करता है, क्लियर है बेटा, बी से, किससे रिएक्शन कर रहा है, ये बी से रिएक्शन कर रहा है, तो ये बन जाता है AB2, क्या बन गया, AB2। अब हुआ क्या, ये AB2 स्टेप थर्ड में ये AB2 फर्दर ए से और बी दोनों से रिएक्शन कर लेता है और मुझे ये बना देता है A2B3। बोलो बेटा समझ में आ गया क्या, ये सामान्य रिएक्शन, ये मैंने इसके स्टेप लिख दिए 3, क्लियर है क्या बेटा। अब मैं कहता हूं कि इस स्टेप को पूरा होने में 40 मिनट खर्च होते हैं, इसको 30 मिनट खर्च होते हैं और इसको 10 मिनट खर्च होते हैं। तो तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ इनमें से आरडीएस कौन है, इसमें से आरडीएस कौन है, जल्दी आंसर दो, विच वन इज आरडीएस। क्या लिखा है मैंने, जिस स्टेप में सबसे ज्यादा टाइम लगता है उसी स्टेप को आरडीएस कहते हैं। तो कौन सा स्टेप आ गया, ये अब पहला स्टेप, अरे हाँ या ना, डन, बोलो। तो ये मेरे पास में हो जाएगा स्लो स्टेप, तो डेफिनेटली ये दोनों स्टेप होंगे फास्ट और ये भी क्या होगा, फास्ट, डन। और ये स्लो स्टेप ही क्या बेटा आरडीएस होगा क्या, और ये आरडीएस ही डिसाइड करेगा क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। समझ में आ गया, ये जो आरडीएस बना है, और मैंने कहा कि मॉलिक्यूलरिटी हर एक स्टेप की अलग अलग होती है, तो मैं ये कह दूं अरे भाई इसकी मॉलिक्यूलरिटी आपको 2 नजर आ रही है, एम फॉर मॉलिक्यूलरिटी, यहां पर देखिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी आपको 2 नजर आ रही है, एक मॉलिक्यूल ए बी और एक बी। अगर इसकी देखोगे तो मॉलिक्यूलरिटी आपको 3 नजर आ रही है, तो ईच एंड एवरी स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होगी। आइए मैं कह रहा हूं आपको कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, ये लीजिए, तो बड़ा ध्यान से देखिए, ये इंटरमीडिएट कैंसिल आउट, ए बी से ए बी इंटरमीडिएट कैंसिल आउट, तो अगर आप इसको जोड़ते हो तो देखो A2 प्लस B3, डन, मिलकर के आपको दे रहा है A2B3। ये लो बेटा, क्या पहले ये रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गई आपको, क्या अब आप मुझे इस अभिक्रिया का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, तो आप कहोगे बिल्कुल। तो सबसे पहले इसका रेट लॉ लिख लेते हैं, के, ये लीजिए ए और ये लीजिए बी, जो आरडीएस है वही डिसाइड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1 से यस या नो, तो मैं कहूंगा कि ये
जो ऑर्डर आ रहा है वो कितना आएगा, 1 + 1 = 2। रेट लॉ में सांद्रता के पदों की घातों का योग क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि। तो ये 2 आ गया क्या। तो मैं ये कहूंगा कि दिस रिएक्शन फॉलो सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अनुसरण करती है। दिस रिएक्शन फॉलो सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। किसको फॉलो कर रही है, सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। आइए मैं एक आध चीज और आपसे छोटी छोटी सी डिस्कस कर लेता हूं यार। जब इतना पढ़ा दिया, 2 चीजें और पढ़ा देता हूं, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, फिर तो अपने को मैथमेटिकली तो प्रूफ करना है। 2 चीजें और देखो, कल को क्वेश्चन आ जाए तो आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, आ रहे हैं अभी। अब ये लो, ये लो। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि आरडीएस इन्वॉल्व रिएक्टेंट एंड इंटरमीडिएट। आ रही है बात समझ। ये लीजिए केस बी। पहला तो केस कि उसने पहले ही बता दिया आपको, नहीं बेटा स्टेप एग्जाम में स्टेप देगा। मैं क्वेश्चन पूरा कराता हूं अभी, पहले तुमको तरीके समझा दूं कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद में एग्जाम में स्टेप देगा। और नहीं देगा तो टाइम लिख के देगा, पकड़ लेना। स्टेप तो देगा, बिगर स्टेप के आपको क्या पता वो रिएक्शन कैसे करा रहा है ना। लेकिन N2O5 वगैरह अगर ऐसी रिएक्शन देते तो स्टेप नहीं देता, वो आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। आरडीएस इन्वॉल्व रिएक्टेंट एंड इंटरमीडिएट। देखिए आरडीएस इन्वॉल्व रिएक्टेंट एंड आरडीएस जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्टेंट एंड इंटरमीडिएट। मतलब क्या मतलब है साहब इसका, आ रही बात समझ। If RDS involve intermediate, then we have to express intermediate in term of reactant or product from the given reaction. मैं सेम चीज उठाता हूं और इसको पहले तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, और उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन को मैं तुरंत सॉल्व कराऊंगा। मैंने ये कहा कि वही A2 + B3 रिएक्शन हुई और आपको मिला A2B3। क्लियर है क्या, ये मैंने गलत लिख दिया। ये 2A + 3B रिएक्शन होकर के आपको क्या दे रहे हैं, A2B3। क्लियर है क्या बेटा। अब मैंने कहा कि भाई A + B इस तरीके से इक्विलिब्रियम में है और आपको मिलता है AB। बड़ा ध्यान से समझना, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है और आपको ये मिलता है AB। पहला इंटरमीडिएट मिलता है कब, जब वो दोनों इक्विलिब्रियम। अब जब इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो देगा ना। क्लियर है, तो मैं ये कह देता हूं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए K1 और इसके लिए K2। अब याद रखना, मैं K1 को K1 भी कह सकता हूं और K2 को -1 -2 -3 इस तरीके से नीचे मेरी इच्छा है कुछ भी लगाऊं और ये एग्जामिनर करेगा। कंफ्यूज, मैंने अभी K1 K2 लिख दिया, हो सकता है मैं K2 = -K1 लिख दूं। क्लियर है। अब देखो ये AB + B से रिएक्शन करता है और ये बना लेता है AB2। क्या बना लेता है, AB2। मैं इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू डाल देता हूं K3। कितने डाल देता हूं बेटा, K3। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा। अब इससे AB2 मिल गया। अब मैं कह रहा हूं कि वो पीछे वाला स्टेप, भाई AB2 + A + B ये आपस में रिएक्शन करते हैं K4 और मुझे प्रोडक्ट दे देते हैं A2B3। ये लीजिए, क्लियर है बेटा। अब मैं ये कह दूं रे भाई
ये मेरे पास में स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप मेरे पास में सेकंड है, और ये स्टेप मेरे पास में थर्ड है। क्लियर है? अब हमेशा ये याद रखना कि जो इक्विलिब्रियम स्टेप होता है वो फास्ट होगा, और फास्ट में क्लियर है, और मॉलिक्यूलरिटी एट द टाइम आप देख सकते हो कि 2 है, 2 स्टेप ए और बी काम कर रहे हैं। यहां हो तो मैं ये कह देता हूं कि ये स्लो स्टेप है। कैसा है? स्लो। और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है। यहां आता हूं तो ये भी फास्ट स्टेप है, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी मैं आपको दे देता हूं 3, जो कि मुझे दिख रही है भाई, 3 है। क्लियर है? अब देखो, अगर कभी भी ऐसी रिएक्शनों के अंदर आपको इक्विलिब्रियम का साइन नहीं दिया गया हो, तो मैं आपको कहता हूं मेरी तरफ से आप खुद अपने आप किसी भी स्टेप को इक्विलिब्रियम मान लेना और फिर सॉल्व करना, आंसर 2 सेकंड में आएगा। इधर देखो, ओवरऑल रिएक्शन को देखो तो ये इंटरमीडिएट 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 क्या आया? 2a + 3b से रिएक्शन हुई A2B3। ये लीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, जो रेट डिसाइड कर रहा है भाई इस पूरे स्टेप में, जो रेट डिसाइड कर रहा है, वो रेट डिसाइड कौन कर रहा है साहब? स्लो स्टेप कर रहा है। क्या कर रहा है? स्लो स्टेप रेट डिसाइड कर रहा है। तो आप चेक करो कि ये रहा स्लो स्टेप, और इस स्लो स्टेप से ही तो आप क्या करोगे? इस स्लो स्टेप से ही तो आप यहां पर कहोगे कि ये आपके पास में जो स्लो स्टेप है यही तो आरडीएस है, और आरडीएस ही तो रेट एक्सप्रेशन को डिसाइड करता है। तो आप कहोगे रेट विल इक्वल टू K3। दिख रहा है क्या आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट K3? और ये रिएक्शंस पूरी की पूरी तो देखिए ए बी, और ये लीजिए बी, ये आ गया आपके पास में रेट। अब आप इसको देख करके बड़ी आसानी से कह सकते हो कि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, लेकिन ये सरासर गलत होगा। क्यों गलत होगा? अरे देखो ना, इस रिएक्शन के अंदर कहीं आपको ए बी नजर आ रहा है क्या? इस पूरी रिएक्शन में ए बी कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो फिर ए बी क्या है? अरे ए बी इंटरमीडिएट है, और तुम पढ़ के आए हो इंटरमीडिएट कभी भी रेट लॉ में नहीं आता है। तो इस इंटरमीडिएट स्टेप को गायब करना जरूरी है क्या? यस। तब तुम बता सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। क्लियर है बेटा? तो अब तुम बड़ा ध्यान से देखो कि ये आपके पास में ये जो स्टेप है, कौन सा स्टेप? भारती जी समझ आ रहा है ना? ये स्टेप अरे इक्विलिब्रियम का है, और तुम जानते हो कि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशो होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2 तो कंसंट्रेशन ऑफ ए बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये लो कंसंट्रेशन ऑफ बी। बोलो मुद्दा क्लियर? ये लो, पहले तो ये चीज समझ में आई क्या? क्लियर? ए और बी। अब मैं क्या करूं? यहां से इस ए बी की वैल्यू को कैलकुलेट करके यहां डाल दूं तो मेरा आंसर आ गया। मैंने ए बी को गायब कर दिया इंटरमीडिएट को, तो मैं क्या करूंगा? यहां से इस ए बी को कैलकुलेट करूंगा, तो ए बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा? K1 अपॉन K2। ये लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्या ये ए बी की वैल्यू आ गई? यार कहो ना। अब मैं इस ए बी की वैल्यू को क्या इस रेट एक्सप्रेशन में पुटअप कर सकता हूं क्या? तो बड़ा ध्यान से देखो, अब मेरे पास में ये रेट विल इक्वल टू K3 इंटू क्या, अब ए बी की वैल्यू K1 अपॉन K2, ये लीजिए ए बी
और रेट एक्सप्रेशन में पहले से बी मौजूद है, ये रहा। तो क्या अब मैं इसको लिख सकता हूं कि रेट इज इक्वल टू K3 इंटू K1 अपॉन K2। ये लीजिए ए और ये लीजिए बी की पावर 2, दो हैं। तो बड़ा ध्यान से देखो, क्लियर है क्या? बड़ा ध्यान से देखो, ये मेरे पास में एक नया रेट कांस्टेंट बन गया क्या? अब इस नए रेट कांस्टेंट को मैं आराम से K डैश कह सकता हूं क्या? तो K डैश इज इक्वल टू K3 इंटू K1 अपॉन K2। क्लियर है? और मेरे पास में ये A और ये B की पावर, ये लीजिए 2 और ये 1। तो ये कंप्लीट रेट लॉ आया। इस रेट लॉ को देखते हुए ही मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करूंगा। तो देखिए, अब यहां पर ऑर्डर कितना आ गया बेटा? 1 प्लस 2 विल इक्वल टू 3। डन। आ रही है बात समझ में? तो फॉलो थर्ड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। ये लीजिए, कैसे सॉल्व करते हैं, समझ आया बेटा? आओ, अब मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन दे देता हूं। ये तो मैंने आप लोगों को पहले सॉल्व करना सिखाया कि कोई चीज आए तो यार उसको कैसे सॉल्व करनी, कैसे समझना है। आओ, अब मैं तुम्हें एक जर्नल सा क्वेश्चन देता हूं और उसी को सॉल्व करके दिखाता हूं, ताकि अपना ये पोर्शन क्लियर हो जाए। ठीक है? तो देखो, ये लो, क्वेश्चन को संभालो। मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, लुक, मैं ये कह रहा हूं कि ओजोनोलाइसिस प्रोसेस आप लोग पढ़ करके आए हो। क्लियर है क्या? ओजोनोलाइसिस प्रोसेस क्लियर है क्या? डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन में आपको दे रहा हूं। बोले कैसे दे रहा हूं? 2O3 ब्रेक होकर के 3O2 में टूट जाती है। ओजोन ली और ओजोन टूट गई, किसमें? 2O3 से 3O2 में। क्लियर है क्या बेटा? अब मैं कहता हूं कि इसका मैकेनिज्म मुझे कुछ ऐसा दिया गया। ये लीजिए स्टेप फर्स्ट, और वो स्टेप फर्स्ट में मुझे कहता है कि जो मैं सिंपल ओजोन ले रहा हूं भाई, वो इस तरीके से इक्विलिब्रियम फेज में O2 प्लस ये लीजिए ऑक्सीजन। और तुम्हें पता है कितनी, किसकी बेटा मॉलिक्यूलरिटी किसकी? आ जाओ, हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग मैंने लिख दी है। ये लो, हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग मैं पहले से ही लिख चुका हूं। ठीक है क्या? और एग्जैक्ट मॉलिक्यूलरिटी अगर पूछी जाए तो जो आरडीएस होता है ना, वही। और वैसे हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होती है। डन? चलो, तो याद करो कि ओजोन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन देता है। नेसेंट मतलब नवजात ऑक्सीजन। और नवजात ऑक्सीजन कौन सी? जो एटॉमिक ऑक्सीजन होती है, परमाणुवीय ऑक्सीजन होती है, वो बहुत ही अच्छे ऑक्सीकारक का निर्माण करती है। तो देखिए, ये परमाणुवीय ऑक्सीजन है। अरे ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, जबकि तुम हमेशा O2 लिखते हो। तो ये क्या है? एटॉमिक ऑक्सीजन। और ये एटॉमिक ऑक्सीजन हो जाने के कारण, आ रही है बात समझ में? क्लियर है? ये मैं कहता हूं कि ये फास्ट स्टेप होगा, और ये K1 और ये K2। डन बेटा? बात समझ में आई? ये लीजिए स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में तुम्हें बना करके दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अब ये O3, क्लियर है? जो ये O3 है, ये ऑक्सीजन से इंटरेक्ट होता है, और ये यहां पर K3, और ये यहां पर मुझे दे देता है 2O2। और ये स्टेप होता है स्लो। कैसा स्टेप होता है? स्लो। आ गई बात समझ में? क्लियर है बेटा? तो वो मुझे कहता है कैलकुलेट इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। क्या कहता है? कैलकुलेट इफेक्टिव रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
एंड ऑल्सो कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है, ये आईआईटी एडवांस का बन जाएगा अगर मैं इतनी सी चीज डाल दूंगा तो। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, नीट वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सारे। आ रही है बात समझ में? क्लियर है क्या बेटा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड कैलकुलेट। पहले तो ये निकालता हूं, फिर लास्ट में मैं एक्टिवेशन एनर्जी का गेम और सिखा दूंगा, और ये कहानी आप लोगों के बिल्कुल समझ आ जाएगी। अब बड़ा ध्यान से देखो, ये मुझे क्वेश्चन दे दिया, ये बिल्कुल पीछे वाले की तरह है। तुम्हें दिख रहा है कि ये रहा स्लो स्टेप, और अगर ये स्लो है तो यही आरडीएस है, तो रेट लॉ तो मुझे इसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो ये लीजिए सॉल्यूशन। मैं कह रहा हूं कि भाई रेट जो होगी वो K3, ये O3 और ये O। डन। अब पूरी रिएक्शन के अंदर तुम देखो ऊपर वाले में, इसमें नोटिस करो कि O3 और O2 है, कहीं O तो है ही नहीं, तो O क्या आ गया? एक इंटरमीडिएट आ गया। अब इस इंटरमीडिएट को गायब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद और रिएक्शन को खत्म होने से पहले इंटरमीडिएट गायब हो जाता है, इसलिए रेट लॉ में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आता है। तो मैं अब इस O को गायब करने के लिए करूं क्या? अरे भाई, मेरे पास में गिवन है ना। क्या गिवन है? देखो तुम लोग, यहां से तुम्हें नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा होगा? अरे भाई, ये आप लोगों को के इक्विलिब्रियम दिया गया है, और इक्विलिब्रियम अपॉन K1 अपॉन K2। अरे हाँ या ना? और मैं K2 को K-1 भी लिख सकता था, मेरी मर्जी। तो क्या मैं अब आराम से लिख सकता हूं क्या? कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये कंसंट्रेशन ऑफ O अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O3। डन। तो मुझे चाहिए क्या? कंसंट्रेशन ऑफ O चाहिए। क्या चाहिए मुझे? कंसंट्रेशन ऑफ O चाहिए। तो क्या बेटा, मैं यहां से अगर कंसंट्रेशन O को निकालूं तो क्या K1 अपॉन K2 ये ऊपर चला जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ O3, और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ O2, क्या ये इस तरीके से, पहले बताओ, निकल करके आ जाएगा? अब जैसे ही ये O आ गया, इसकी वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं। तो देखिए, रेट ये लीजिए K3 इंटू, अब मुझे दिख रहा है क्या? ये लीजिए O3, सबसे पहले तो ये आ गया, O की वैल्यू को रख रहा हूं, तो K1 अपॉन K2, और ये लीजिए O3 अपॉन O2। डन बेटा? बोलो। अब बड़ा ध्यान से आप लोग देखो और समझो, तो क्या हो गया? रेट विल इक्वल टू K3 इंटू K1 अपॉन K2 विल इक्वल टू, ये देखिए O3 का स्क्वायर और O2 की पावर -1 नीचे से ऊपर गई, तो ये तो 2 हो गए और ये 1 हो गई। बोलो बेटा, क्लियर है क्या? और क्या मैं इसको एक नया रेट कांस्टेंट बोल करके K इफेक्टिव भी बोल सकता हूं क्या? तो याद रखना, यहां पर मैं रेट और एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश, O3 की पावर 2, O2 की पावर -1। तो अब इसको देख करके क्या मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकता हूं? यस। तो देखिए, ऑर्डर विल इक्वल टू 2 - 1, दैट इज 1। ये लीजिए, तो ये अभिक्रिया किसको फॉलो कर रही है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। फॉलो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, ये लीजिए, किसको फॉलो कर रही है? ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। अब बड़ा ध्यान से देखो, ओवरऑल ऑर्डर तो कितना है? 1, लेकिन वो मुझसे पूछ लेता भाई ओजोन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा, तो देखो 2। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा? -1। समझ में आ गया क्या? तो मैं कहूं आपसे आपसे मैं कहूं, अरे भाई, ऑर्डर
विथ रेस्पेक्ट टू O3, तो आप कहोगे सेकेंड ऑर्डर। और मैं कहूं आपसे ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O2, तो आप कहोगे -1 ऑर्डर। ये लो, बात समझ में आ गई। अब मैंने गलती से आपसे पूछ लिया था कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, है ना? तो एक चीज मैं तुम्हें यहां सिखा रहा हूं। ऑरियस नाम का एक साइंटिस्ट आया था जिसको मैं पढ़ाऊंगा अभी तुम लोगों के इसके लास्ट सेक्शन में, ऑरिनियस की थ्योरी। तो ऑरिनियस ने कहा था कि K इज इक्वल टू ए ई रेस टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये ऑरिनियस की इक्वेशन होती है। और K की यूनिट वही होती है जो इसकी यूनिट होती है। क्लियर है क्या? हाँ या ना? अब अगर तुम कैसे भी जुगाड़ करके इसको सॉल्व करो तो देखो तुम्हारे पास में K3 K1 K2, तो ये रहे ना K, और इनका लॉग वगैरह अगर तुम लो तो जो चीज तुम्हें यहां दी जाती है वही चीज यहां बन जाती है। लास्ट में मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। और इसी चीज को अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो ये एक्टिवेशन एनर्जी अगर निकाल रहे हो तो दोनों तरफ लॉग लोगे तो ये बन जाता है लॉग K विल इक्वल टू लॉग A और माइनस ई ए अपॉन आर टी, जो अपन पूरा प्रूफ करेंगे बाद में जाकर के। तो बड़ा ध्यान से देखो कि जब तुम ये चीज कर रहे हो तो ई ए अपॉन आर टी को जब सॉल्व कर लो और कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक्टिवेशन एनर्जी का क्या सीन होगा, तो तुम्हें मैं आज बता देता हूं। मल्टीपल में तो जोड़ देना और भाग हो तो माइनस कर देना। और यहां पर मैं इस पूरी चीज की एक्टिवेशन एनर्जी को ई से डिनोट करता हूं। किससे डिनोट करता हूं? ई से। तो अगर वो आपको पूछ लेता कि भाई ये जो आपने के डैश लिखा है, ये के डैश लिखा है ना, इस के डैश के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो ये के डैश है वो के इफेक्टिव है, K3 इंटू K1 अपॉन K2। और मैं इसी को कह रहा हूं कि ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, जो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास में है वो क्या बन गई? K3 इंटू K1 अपॉन K2। दैट मीन्स मैं ये कहूं कि जो K3 है ये एक्टिवेशन ऑर्डर में E3, मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए प्लस का E1, और ये K2 जो रेट कांस्टेंट आया है वो डिवाइड में है तो मैं कहूंगा माइनस E2। ये लो बेटा, कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसको एक्टिवेशन में इस तरीके से अरेंज कर देते हैं। बात मेरी क्लियर हुई? ये लो बेटा, एक बेसिक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और मॉलिक्यूलरिटी को मैंने बहुत तरीके से आप लोगों को ये चीज समझा दी है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, ये लीजिए, ये सारी चीज अब मैं समझता हूं कि आपके बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। भारती जी क्लियर है? अब मुझे आज न्यूमेरिकल कराने थे लेकिन कोई बात नहीं, ये सारी अच्छी अच्छी चीजें मॉलिक्यूलरिटी वगैरह वगैरह अब आपको सब समझ में आ गया। कल की क्लास में अपन यहीं से ही आगे बढ़ेंगे और इसी के ही न्यूमेरिकल्स को लेते हुए मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। और फिर मैं आपके साथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दूंगा कि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दूं तो अभिक्रिया का वेग पर क्या इफेक्ट होगा, इसको दुगना कर दूं, तिगुना कर दूं, कोई चीज क्वेश्चंस दूं, तो मैं यहां से अब आपसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा। हाँ शालू जी, कल की क्लास होगी तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा, मैं मैसेज डाल दूंगा बेटा। हाँ भारती जी, आप क्या कह रहे हो? एक बार के इक्विलिब्रियम समझा दूं? तो देखो बेटा, के इक्विलिब्रियम तो कुछ नहीं है ना, ये देखो, के इक्विलिब्रियम होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट मेरे पास में ये रहा। क्लियर है बेटा? फॉरवर्ड रिएक्शन, अपवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन, फास्ट में, ठीक है ना? ये फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए K1 और ये K2। तो
उत्पाद की सांद्रता बटा हुआ अभिकारक की सांद्रता, तो ये उत्पाद की सांद्रता बटा हुआ अभिकारक की सांद्रता। समझ आ गया? के इक्विलिब्रियम समझ में आ गया बेटा? तो जो के इक्विलिब्रियम होता है ना, वो रेशो होता है बेटा फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड का। नहीं बेटा, पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, इसलिए K1 अपॉन K2 होगा। K इक्विलिब्रियम इज द रेशो ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट K1 और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट K2, इसलिए बेटा ये K इक्विलिब्रियम K1 अपॉन K2 बनता है। और पूछो, कोई दिक्कत? समझ आ गया? डन। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। इतना पढ़ करके रखना, तो फिर इंटरेस्ट आएगा और अपन आगे सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। अगेन थैंक यू।